नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी लेकर के आया हूँ। क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। देखिए, एनसीईआरटी सभी एग्जाम आईएएस के साथ साथ जितने भी पीसेस हो रहे हैं, इवन बीपीएससी के लिए भी एनसीईआरटी अब मस्ट हो गया है। इस बार का क्वेश्चन आपने देखा होगा 69 बीपीएससी पीटी का। ठीक है, जो एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए होंगे वही अच्छे से क्वेश्चन बना के आए होंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं बतलाऊँगा इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन था कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर के 12 बजे का समय है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहीं इसी चैप्टर से। दूसरा क्वेश्चन है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। 2 क्वेश्चन आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है। इसलिए सभी एग्जाम्स के लिए आईएएस से लेकर जितने भी पीसेस हो रहे हैं, इवन जितने भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं, उस सभी के लिए यूजफुल है एनसीईआरटी अब मस्ट हो गया है। इसको आप लोग छोड़े नहीं, इसको आप लोग भूले नहीं, इसको पकड़ के रखें। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। सभी पर एक एक करके बात करेंगे, आप अंत तक बने रहें। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी क्या है तो गोलाकार नहीं है। ठीक है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है, गोलाकार नहीं है। ठीक है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। क्या देखेंगे, उत्तर ध्रुव हो गया। किसी भी मैप का, किसी भी पुस्तक का हम निकालेंगे कि उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा ऊपर होता है। ये हो गया उत्तर दिशा। ठीक है, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, ये दोनों जगह क्या है, थोड़ी चपटी है। अब मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई, हो गया मध्य, थोड़ी सी उभरी हुई है। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती है। ठीक है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब क्या है। ठीक है, पहले ही ग्लोब है तो पहले जान लें ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है। ठीक है, पृथ्वी इतना विशाल है, इसको हम उतना बड़ा ग्लोब तो बन नहीं सकता है। ठीक है, इसका लघु रूप है। ठीक है, क्या है, एक तरह से कहते हैं फोटोकॉपी है, इसका लघु रूप है, छोटा रूप है इसका। ठीक है, एक ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या है, वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, इसे आप मैप देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, वो भी क्या है, एक आपको वो 2D होता है, 3D में है, ये 3 डायमेंशनल में है। ये भी एक प्रतिरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जान लिए ग्लोब क्या है, तो पृथ्वी का लघु रूप में, छोटे रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब, कुछ ग्लोब पॉकेट ग्लोब भी होते हैं, जैसे पॉकेट में रख सकते हैं। कुछ बैलून वाला भी होता है। जिसे हम अगर दर्शाना कोई काम देखना हो तो उसे में जैसे क्लास में प्रदर्शन करना हो, दिखलाना हो, तो उसमें हवा भर के उसको फुला सकते हैं, फिर उसको हवा निकाल करके समेट सकते हैं। ठीक है, इस तरह का ग्लोब पाया जाता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब क्या है, स्थिर नहीं होते। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता। लट्टू खेले होंगे आप लोग। कुम्हार का पहिया मतलब चाक किस तरह से घुमाया जाता है देखे होंगे। ठीक है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। ठीक है, प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बनाई जाएगी। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। ठीक है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, जिसे कहते हैं अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। यहाँ देखें, यहाँ देखेंगे आप, एक सुई है यहाँ पर घुसी हुई है, यहाँ भी घुसी हुई है, जिसे अक्ष कहते हैं। लेकिन क्या एक काल्पनिक है। इस तरह से पृथ्वी में वास्तविक रूप से ऐसा कुछ नहीं, एक काल्पनिक है। ठीक है, अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है, एक है उत्तर ध्रुव, दूसरा है दक्षिण ध्रुव। कहाँ है, देखिए ये सुई है ना, यहाँ से सुई इसको है, ये उत्तर ध्रुव है, ध्रुव आई है दक्षिण ध्रुव। ठीक है, उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। चलिए, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जाता है। ठीक है,
आप यहाँ इससे पकड़े, आप इससे धीरे इस पर ध्यान देंगे। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। यहाँ ध्यान देंगे कि पृथ्वी 2 ग्रह हैं सौरमंडल में, सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें शुक्र और यूरेनस क्या है? वो क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है, शुक्र और यूरेनस। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी सहित 6 ग्रह, वो सभी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। किस तरह? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, आप जब आगे पढ़ेंगे कि एस्चुरी का बनना, डेल्टा का बनना, जैसे पश्चिमी घाट पे एस्चुरी बनता है और पूर्वी घाट पर डेल्टा बनता है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिमी घाट पर एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं। जबकि पूर्वी घाट बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं सब डेल्टा का निर्माण करती है। तो उसके कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मैं उसको बतलाऊंगा आगे विस्तार से। उसमें से एक कारण ये भी है, सिर्फ इतना जान ले कि डेल्टा का निर्माण और एस्चुरी के निर्माण में कौन कौन से कारक है, कौन कौन से कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि पूर्वी घाट पे डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली जो भी नदियाँ हैं डेल्टा का निर्माण करती है। उसमें से कई कारणों में से ये भी कारण है, ठीक है, माना जाता है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी का वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। कैसे घूमती है? एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। अक्ष के अलावा भी एक काल्पनिक रेखा है तो जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो कौन है? देखते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त, सॉरी, इसे कहते हैं विषुवत वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त। इंग्लिश में बोलते हैं इसकी इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। पृथ्वी के यही है विषुवत वृत्त। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से जो भी है इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध इसको कहा जाता है। और इसके दक्षिण में ये हो गया, इसके दक्षिण का हिस्सा हो गया, ठीक है, ये उसका दक्षिण का हिस्सा हो गया। इसको कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त क्या है? विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है। ये भी एक काल्पनिक वृत्त है, ऐसा कोई वृत्त नहीं है। ये समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक कल्पना किया गया है, ठीक है। एवं पृथ्वी पर इसकी विभिन्न स्थानों पर स्थितियाँ बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए एक क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश बोलते हैं। इसमें टॉपिक ही था, क्या है देखिए यहाँ, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब के बारे में आपको पता चल गया, ग्लोब क्या है, हाँ, पृथ्वी के लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब अक्षांश के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है, अक्षांश के बारे में। देखिए यहाँ विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश बोलते, समांतर रेखाएं बोलते हैं। यहाँ देखिए ये सभी समानांतर रेखा आप लोग बचपन में पढ़े होंगे मैथ में भी, ठीक है। 2 रेखाओं के बीच जो है ना सभी जगह दूरी समान होती है तो समानांतर। तो यहाँ आपने क्या जाना, यहाँ देखिए, यहाँ है क्या, 2 रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान हो, समानांतर रेखाएं कहा जाता है। कहीं भी नहीं मिलती, जैसे रेल की पटरियाँ, ठीक है। क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहता है। अक्षांश रेखाओं को अंश में मापा जाता है, अंश मतलब डिग्री में मापा जाता है, कोण में मापा जाता है। विषुवत वृत्त और इसके जो है, इसके विषुवत वृत्त से जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे ध्रुव तक, जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं वो छोटी होती जाएगी और बाद में ये पॉइंट के रूप ले लेगा, जो उत्तर ध्रुव कहलाता है, ठीक है। विषुवत वृत्त पर स्थित शून्य, देखिए विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है, मतलब 0 डिग्री। कौन सा डिग्री? 0 डिग्री। यहाँ विषुवत वृत्त को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, ठीक है, को दर्शाता है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की 1/4 होती है, ठीक है।
एक चौथाई होती है। देखिए इस तरह से अगर मिलाया जाए, देखिए इस तरह से काल्पनिक रेखा बनाया जाए, इस तरह से काल्पनिक रेखा बनाया जाए, उसके पीछे भी बना कर यहाँ तक लाया जाए, तो जितनी दूरी होगी इसका एक चौथाई ही होगा ना। ये जो है ये विषुववृत्त है, तो यहाँ से एक चौथाई ही होगा ना इसकी दूरी। देखिए यहाँ से इसकी दूरी होगी एक चौथाई होगी, 1/4 होगी। फिर आगे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तक आएगा तो एक चौथाई होगा। फिर इस तरफ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो एक चौथाई, फिर यहाँ से एक चौथाई, ठीक है, एक चौथाई होगा। और सभी की डिग्री कितनी होती है? 360। तो 360 डिग्री बटे 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 360 डिग्री बटे 1/4, ठीक है। तो उतना ही हुआ। देखिए यहाँ इसका माप 360 डिग्री का 101/4 यानी 90 अंश आता है, 90 अंश आता है, नहीं कहते यहीं पर 90 डिग्री होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री होगा, कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तो जो दक्षिण ध्रुव को दर्शाएगा। चलिए इतना समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। विषुववृत्त की उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को क्या बोलते हैं? तो उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। सभी को उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। देखिए है ना, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बीच में कुछ 1 डिग्री पर कुछ भी ले सकते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 40 आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री पर ध्रुव हो जाएगा। चलिए हाँ, उसी तरह दक्षिणी वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसे दक्षिणी अक्षांश 20 डिग्री द लिखा हुआ ना, तो दक्षिणी अक्षांश होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ देखिए, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के नाम के साथ उसकी दिशा उत्तर या दक्षिण लिख दिया जाता है, जो अनिवार्य है, नहीं तो सही स्थिति उसकी पता नहीं चल पाएगी। अक्षांश तो उत्तरी अक्षांश भी है, दक्षिणी से 20 डिग्री वो दक्षिणी गोलार्ध में भी है 20 डिग्री वो उत्तरी अक्षांश या 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सिर्फ अक्षांश लिखिएगा तो सही स्थिति पता नहीं चल पाएगी, ठीक है, सही स्थिति पता नहीं चल पाएगी। इसलिए उत्तर या दक्षिण वहाँ पर लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है, कि उत्तरी अक्षांश में है या दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर है, वहीं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे है। क्या है? बेलो होरिजोंटे। दोनों अक्षांश जो है 20 डिग्री ही पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर जो है, जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, विषुववृत्त से 20 डिग्री उत्तर में है, एवं बेलो जो है होरिजोंटो विषुववृत्त से 20 डिग्री दक्षिणी में स्थित है, ठीक है। इसलिए हमें चंद्रपुर के साथ 20 डिग्री उत्तर अक्षांश लिखना अनिवार्य होता है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस तरह से, उत्तर इसके साथ दक्षिणी लिखना अनिवार्य होता है। तो सही पता नहीं चल पाएगा अगर नहीं लिखते हैं तो। चित्र इतना स्पष्ट, जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए यहाँ इसमें भी देख सकते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यहाँ देखिए जैसे जैसे हम विषुववृत्त से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो विषुववृत्त का इसका अक्षांश का आकार जो घटता जाता है। सबसे बड़ा अक्षांश जो होता है 0 डिग्री होगा, उसके बाद कमते घटते यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्रुव के पास 0 हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुववृत्त क्या है? 0 डिग्री। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी है। कौन कौन है? देखें यहाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें ये क्या है? एक देखें यहाँ 4 में है तो एक देखें यहाँ। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, ठीक है। विषुववृत्त 66.5 डिग्री और उत्तर में विषुववृत्त के उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, इसको उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विषुववृत्त के उत्तर में 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। फिर विषुववृत्त के दक्षिण में हो जाएगा 66.5 डिग्री तो दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलते हैं। यहाँ देखें, यहाँ दिखलाया गया है, यहाँ देखें, ये तो हो गया कर्क रेखा, ठीक है।
अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये सब आप नोट करेंगे। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा, ये मकर रेखा होगा दक्षिण ध्रुव में हो गया, ये भी 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। और जब यहाँ पर आप दक्षिण उत्तर दक्षिण नहीं इंडिकेट करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, ये कौन मकर रेखा है, कौन कर्क रेखा है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, यही है आपको उत्तर ध्रुव वृत्त, क्या है 66.5 डिग्री, क्या है उत्तर ध्रुव वृत्त इसको बोला जाता है। और इसमें जो ये होता है शीतोष्ण कटिबंध है, और ये है उष्ण कटिबंध, इसमें गर्मी पड़ती है, सिर्फ इसमें गर्मी पड़ती है, इसमें गर्मी और ठंडी दोनों पड़ती है, ठीक है। ठंडी इसके तुलना में गर्मी कम पड़ती है यहाँ, ये शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ शीत कटिबंध है, ठीक है, और ये सब बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बीपी से मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया था। उसमें एक क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होगी। यहाँ देखें 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, यहाँ तो इसी में मैं आपको बतला रहा हूँ 1 डिग्री अक्षांश पर कितनी होगी। यहाँ देखें, पहले इसको हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ देखें, ठीक है 1 डिग्री, तो इसका राइट आंसर होगा आपको 179। कितना होगा 179, कैसे होगा ये जाने, राइट आंसर ये होगा 179। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया इस बार इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे का समय हो। यहाँ देखिए ये अक्षांश वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 1 डिग्री के अंतराल पर, ये तो 0 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 0 डिग्री। इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से आएंगे तो 90 डिग्री, कौन सा डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से फिर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री, 90 90 90 90 कितना हो गया 180, 90 90 प्लस 90 180, और 1 0 डिग्री 1 कितना हो जाए 181 हो गया 181। और ये जो है आपको अक्षांश रेखा नहीं है, अक्षांश 90 डिग्री मानेंगे तो इसको अक्षांश रेखा आपको नहीं, ये अक्षांश रेखा नहीं है, इसको ध्रुव माना जाता है। तो कितना होगा 179, तो ये 89 ही होगा, 89 ही होगा। तो इसमें से 1 यहाँ घटा देंगे, माइनस करेंगे, 1 यहाँ माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। इस तरह से एक और तरह से आपको बतला रहा हूँ। आप 1 से बढ़ते जाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो आपको अक्षांश रेखा नहीं है, 90 डिग्री तो एक बिंदु है, तो ध्रुव है वो, ठीक है। तो कितना होगा 79, सो 89, फिर इधर भी 89, इधर भी 89, ठीक है। और 1 0 डिग्री को मानना पड़ा कि 0 डिग्री भी एक अक्षांश रेखा ही है जिसे विषुवत है एक, तो कितना हो जाएगा 8 9 9 8 8 9 9 8 और 1 9 9 9 2 18, 1 19, 1 हो गया 8 8 16 और 1 17, तो 189 हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से, और दूसरा क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बन गया आपको। देखिए अब आते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कहाँ, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा मकर रेखा कहाँ, यहाँ देखिए, इसे है एक है उष्ण कटिबंध। ये दोनों के बीच क्या होता है, वर्ष में सूर्य जो है ये सिर के ऊपर होता है, ठीक है। सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है सूर्य, ठीक है। सभी अक्षांशों पर, यहाँ इस दोनों के सभी अक्षांशों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ठीक है। इसमें सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे कहा था उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा था, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखें कर्क रेखा और मकर रेखा से हम आगे बढ़ते हैं। तब कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का
सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए कहा था शीतोष्ण कटिबंध। शीत भी होता और उष्ण भी होता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए ये कौन सा है ना, कर्क रेखा हो गया, कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, ये उत्तर ध्रुव वृत्त, इसके यही होगा आपको जो है शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। ठीक है, यही आपको मकर रेखा और उत्तर दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, इसके बीच में कहा शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। इसमें गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण उत्तर ध्रुव, और उससे आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र जो है ठंड होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए यहाँ शीत कटिबंध होता है। यहाँ कभी 6 महीने धूप दिखाई नहीं देते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। कौन सा वो क्षेत्र है? यही क्षेत्र है, उत्तर ध्रुव वृत्त है और उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव, यही उत्तरी ध्रुव है ना, इसके बीच का क्षेत्र में क्या बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव यही एक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे जो देशांतर है इसको मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, इस पर आप दूसरा क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन इस पर होगा, इसको मैं कल करवाऊंगा। इस समय पर पूछा गया है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में परेशानी होगी। ठीक है, छोटा वीडियो रहेगा तो आप बार बार उसे देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।